हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपको डिस्कस जो फैब्रिक में अदर रीजन से जो इफ़ेक्ट आते हैं, वो किस किस तरीके के होते हैं और उनके आने के रीजन क्या-क्या होते हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है, उनको आने से कैसे रोका जा सकता है दोस्तों। तो इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, दोस्तों मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों, जो आपका कपड़ा होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि बार के डिफेक्ट होते हैं, बार वाइज डिफेक्ट बोलते हैं उनको, एक वेफ्ट वाइज डिफेक्ट होते हैं और एक होते हैं फैब्रिक डिफेक्ट ड्यू टू यार्न फॉल्ट्स। दोस्तों, इसके अलावा भी और बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहला डिफेक्ट होता है पिन होल्स इन द फैब्रिक। दोस्तों, पिन होल्स क्या होता है कि द पिन होल इन द फैब्रिक आर वेरी स्मॉल होल्स appeared in the fabric. These pinholes get generated when either one or two adjacent peaks or one two adjacent ends are broken at the same place on the fabric surface. दोस्तों, क्या होता है कि यदि आपके कपड़े में किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर बार्ब के धागे कहीं पे एक दो पिक के लिए कट जाएं या वेफ्ट के धागे एक दो बार के लिए कट जाएं या बार के भी कट जाएं एक दो पिक के लिए, वेफ्ट भी कट जाएं एक दो बार के लिए, तो वहां पे कपड़े में होल बन जाता है दोस्तों। तो ऐसे होल्स को कहते हैं हम पिन होल्स। दोस्तों, ये बहुत सीरियस डिफेक्ट होता है और ग्रे फैब्रिक में इजीली दिखाई नहीं पड़ता है। ग्रे फैब्रिक में तभी दिखाई पड़ता है जब हम अपने कपड़े को अंडर हैवी लाइट इंस्पेक्ट करते हैं दोस्तों। इंस्पेक्शन मशीन के ऊपर जो नीचे की लाइट होती है, आपके इंस्पेक्शन पैनल के नीचे की लाइट होती है, उसको ऑन कर दीजिए आप, और हो सके तो आप दोनों लाइट जला के भी देखिए, अकेले ऊपर की भी लाइट जला के देखिए, अकेले नीचे की भी लाइट जला के देखिए, और अगर आप श्योर हो जाएं कि नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। और यदि आप इस तरीके से प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो आप कभी भी आपके जो पिन होल हैं कपड़े में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। दोस्तों, ये बहुत साइलेंट किलर होता है और ये क्या होता है, ग्रे फैब्रिक में तो प्रोमिनेंटली अपियर नहीं होता है, और ये जब ये डाइंग में जाता है, डाइंग में आपके कपड़े के ऊपर अंडर डाइंग बहुत सारा टेंशन अप्लाई होता है डाइंग के दौरान। उसमें क्या होता है, तो ये जो होल होते हैं वो बढ़ जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे होल होते हैं वहाँ पे तेल निकल आते हैं। सपोज करिए, देखिए यहाँ पे ये कटा हुआ है, ये धागा यहाँ पे कट गया और ये धागा भी यहाँ पे कट गया, तो एक तो ये टेल निकल आया, एक ये टेल निकला, एक ये टेल निकला, एक ये टेल निकला। तो यहाँ पे जो टेल होता है यहाँ पे डाई पिकअप बढ़ जाता है, तो ये अलग कलर दिखने लगेगा यहाँ पे और पूरे कपड़े में अलग कलर दिखेगा। कहीं पर भी देख लीजिए आप, ये टेल बन जाते हैं। तो ये अब यहाँ पे देखिए सिर्फ बार्ब कटा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए सिर्फ बार्ब कटा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेफ्ट भी कट गया, बार्ब भी कट गया। तो ये कुछ भी हो सकता है, बार्ब वेफ्ट दोनों कट सकते हैं और अकेला बार्ब भी कट सकता है, अकेला वेफ्ट भी कट सकता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है, एकदम से साइलेंट क्लियर होता है। बहुत छोटे छोटे होल होते हैं जो कि ग्रे फैब्रिक में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं बिना इंस्पेक्शन मशीन पर अंडर हैवी लाइट देखे। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं इस ग्राफिक्स में कि किस तरीके से आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आपका यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये बार भी कट गया, यहाँ पे वेफ्ट भी कट गया, तो यहाँ पे होल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वेफ्ट कट गया है, दो पिक के लिए, दो बार के लिए यहाँ पे वेफ्ट कट गया है, यहाँ पे एक पिक के लिए बार कट गया है, तो यहाँ पे भी आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा दोस्तों। तो जो पिन होल्स होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि पिन होल्स कैसे क्रिएट होते हैं दोस्तों। तो ये पिन होल क्रिएट होने के बहुत सारे रीजन होते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्रिएट होते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये जो पिन होल होते हैं ये मेनली क्या होता है, वीविंग में ही क्रिएट होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो आपका एमरी रोलर होता है, जिसको कहीं कहीं पर टेकअप रोलर भी बोलते हैं, कोई पिन रोल भी बोलते हैं, तो इसके ऊपर एक एमरी लगी होती है जो आपके कपड़े को फॉरवर्ड खींचती है, तो आगे बढ़ाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो एमरी होती है वो स्मूथ हो जाती है। तो स्मूथ होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका जो टेकअप रोलर होता है और आपका जो
क्लॉथ रोल होता है उसके बीच में क्या होता है, क्लॉथ रोल तो कपड़े को फॉरवर्ड खींचता है और आपका जो टेकअप रोलर होता है वो भी फॉरवर्ड खींचता है। तो आपके दोनों के बीच में क्या होता है कि जो स्मूथ होने की वजह से कभी कभी कपड़ा स्लिप मार जाता है, यानी कि स्लिप होने की वजह से कभी कपड़ा पीछे को जाएगा। यदि आपका जो रोल है कपड़े से स्लिप हो रहा है तो क्या होगा, वो एमरी रोल और आपके कपड़े के बीच में एब्रेशन क्रिएट होगा। तो उस रगड़ की वजह से आपका वार्प का धागा रप्चर होने की संभावना रहती है। अगर रप्चर होगा तो वहाँ पे पिन होल क्रिएट हो जाएंगे दोस्तों। और एक चीज़ और होती है, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा टेक्नीशियन होता है या तो वो चेंज करना नहीं चाहता उस टाइम पे, या उसके पास में एमरी अवेलेबल नहीं है, या वो लापरवाही कर रहा है, वो सोचता है कि बाद में कभी करेंगे। तो उसमें क्या होता है, वो क्लॉथ रोल का टेंशन बढ़ा देता है दोस्तों। तो अब क्लॉथ रोल का टेंशन बढ़ाने से क्या होता है कि आपका क्लॉथ रोल जो होता है वो तो कपड़े को आगे खींचता है, और क्योंकि आपका जो एमरी है वो चिकना हो गया है, तो चिकना होने की वजह से क्या होता है कि वो पीछे की ओर स्लिप करता है। तो जो एमरी रोल से स्लिप हो रहा है और बाइंडिंग जो है, जो क्लॉथ बाइंडिंग रोलर है वो आगे को खींच रहा है। तो एमरी रोल और कपड़े के बीच में एब्रेशन क्रिएट होता है और आपका जो बार्क का धागा या वेफ्ट का धागा रप्चर होने लगता है। तो वहाँ पे भी पिन होल क्रिएट होने लगते हैं दोस्तों कभी कभी क्या होता है, यदि जो आप धागा यूज कर रहे हैं बार्क में और वेफ्ट में, उसमें जो थिन प्लेस हैं, वो जो नंबर ऑफ थिन प्लेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें क्या क्या होता है कि आपके जो थिन प्लेस के टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे धागा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है कि बीब होने के बाद में कपड़ा बीब तो हो गया, लेकिन जब वो बीट अप होता है तो बीट अप होने पे उस धागे पे टेंशन पड़ती है। तो टेंशन पड़ती है तो वो बात का धागा होता है जहाँ पर थिन प्लेस होता है वहाँ पर टूटने की संभावना होती है। और दोस्तों यदि आपका धागा इस तरीके का धागा वेफ्ट में चल रहा होता है तो वहाँ पे भी क्या होता है कि आपके वेफ्ट के धागे पे बार्क शीट का बहुत प्रेशर होता है, बार्क के धागे का बहुत प्रेशर होता है धागे पे ड्यूरिंग क्रॉसिंग। तो वहाँ पे भी यदि थिन प्लेसेस ज़्यादा हैं और कहीं कहीं पे वो टूटने की संभावना बहुत बढ़ जाती है दोस्तों कभी कभी इस तरीके का जो कपड़ा जो बन जाता है जिस धागे के अंदर ज़्यादा थिन प्लेस हैं और आपने सेफली बीप भी कर लिया दोस्तों इसको, तो बीप करने के बाद में भी जब ये कपड़ा आपका प्रोसेसिंग में जाता है और बहुत सारा मॉडरेट टेंशन होता है इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर जब डाइंग होती है, तो वहाँ पे जब कपड़ा खिंचता है उस पर टेंशन पड़ता है, जो थिन प्लेस था उसके ब्रेक होने की संभावना होती है और वहाँ पे भी होल्स क्रिएट हो जाते हैं, पिन होल्स क्रिएट हो जाते हैं दोस्तों। और इसी तरीके से वेफ्ट में होता है दोस्तों, जब आपका कपड़ा डाई होता है तो उसकी जो विड्थ होती है बहुत सारी श्रिंक कर जाती है दोस्तों। तो जब उसको दोबारा से रीस्टोर करते हैं विड्थ को, तो कपड़ा आपका स्टैंडर पर जाता है और उसको विड्थ वाइज खींचना पड़ता है। तो जब हम विड्थ वाइज खींचते हैं तो वेफ्ट के धागे पर क्या होता है, टेंशन अप्लाई होता है। जब टेंशन अप्लाई होता है तो यदि आपका वेफ्ट का धागा जहाँ पे थिन है वहाँ पे कमज़ोर भी है तो वहाँ पे टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों एक रीज़न और होता है, यदि आपका कपड़ा ग्रे फॉर्म में ओके है, बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पे कोई पिन होल नहीं है, ना ही उसमें हाई थिन प्लेसेस का धागा चला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके कपड़े में डाइंग के बाद में पिन होल्स आ रहे हैं, तो क्या होता है दोस्तों, जब आप कपड़े को कास्टिसाइज करते हैं, मतलब कास्टिक बॉयलिंग करते हैं, तो क्या करते हैं आप उसमें जो कास्टिक फ्लैक वगैरह डालते हैं, तो कास्टिक फ्लैक को पहले घोला जाता है और उसके बाद में प्रॉपर्ली फिल्टर करके ही डालते हैं दोस्तों। अब यदि आपने जो कास्टिक का सॉल्यूशन डाला है वो प्रॉपर्ली फिल्टर ना हो और उसमें कास्टिक के छोटे छोटे कण चले जाते हैं, तो क्या होगा कि जो सॉल्यूशन होता है वो कपड़े पे जो कण हैं कास्टिक के वो चिपक जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा, वो कपड़े की स्ट्रेंथ को या धागे की स्ट्रेंथ को पुअर कर देते हैं। और जब ये आपका डाइंग होने के बाद में कपड़ा स्टेंटर मशीन पर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, उस पर टेंशन पड़ता है, विच वाइज टेंशन पड़ेगा, बार वाइज तो पड़ता है आपका जिगर पे और वेफ्ट वाइज पड़ता है स्टेंटर पे। तो वहाँ पे दोनों प्लेसेस पे जहाँ पे जो आपकी जो धागे की स्ट्रेंथ पुअर हो गई है जो कास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से, तो वहाँ पे आपके धागे के
वहाँ पे ब्रेक होने की संभावना रहेगी, उससे भी आपके पिनहोल्स क्रिएट हो सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक डिफेक्ट होता है कि बोइंग इन द फैब्रिक। क्या होता है कि जो कपड़े में जो बोइंग होती है, इसको हम एक दो शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत कॉमन फैब्रिक डिफेक्ट होता है। और ये जो मेनली कहाँ कहाँ पर क्रिएट होता है दोस्तों, ये वीविंग में भी क्रिएट होता है और डाइंग में भी क्रिएट होता है दोस्तों। तो ज़्यादातर ये जो बोइंग इफेक्ट होता है आपके डाइंग में ही क्रिएट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो फैब्रिक वीविंग होता है, वो वहाँ पे जो बार पर वेब चल रहा होता है, वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करता है दोस्तों। और हम ये भी जानते हैं कि सारे कपड़े में कहीं पर भी आप कपड़े को चूज कर लो, कहीं पर सेलेक्ट कर लो, और वहाँ पे आपके जो बार और वेफ्ट को इंटरसेक्ट करने का जो एंगल होता है, वो हमेशा किसी भी डिजायर्ड प्लेस पे 90 डिग्री ही होना चाहिए दोस्तों। क्या होता है कि जो हमारा कपड़ा वीव होता है, उस ग्रे कपड़े के अंदर 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक की बोइंग हमेशा रहती है। वो भी कहाँ पर होती है, दोनों सेल्वेज के पास में होती है, 3-3, 4-4 इंच के डिस्टेंस पे हमेशा रहती है दोस्तों। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ग्राफिक के माध्यम से भी दिखाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे इतनी होगी, यहाँ से लेकर ये यहाँ से इतनी ये बोइंग आ रही है हल्की सी, ये भी बोइंग आ रही है हल्की सी। तो दोस्तों ये किसी भी ग्रे कपड़े में होती है। इसका रीज़न ये होता है कि जहाँ पे जो टेम्पल चल रहा होता है दोनों साइड्स के अंदर, तो वहाँ पे कपड़ा बाद में निकलता है। कपड़े की जो मेन बॉडी होती है, ये देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये वाला कपड़ा तो आपका पहले निकल आएगा, और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाद में निकलता है ड्यू टू टेम्पल। तो यहाँ पे 3-3, 4-4 इंच सेल्वेज से अंदर से लेके सेल्वेज तक ये दोनों तरफ बोइंग रहती है। इस तरीके की बोइंग को हम कहते हैं रेजिडुअल बोइंग। तो ये हमेशा रहती है दोस्तों। यदि आपके कपड़े में एक्सेसिव बोइंग हो ग्रे कपड़े में, तो वो भी आपकी डाइंग में क्लियरली अपीयर होती है दोस्तों। तो आपके कपड़े में एक्सेसिव बोइंग तभी आ सकती है दोस्तों, जब आपका जो वार्पिंग है वो प्रॉपरली ना हुआ हो, और बार पर जब जो वार्पिंग ड्रम होता है उसके ट्रेवर्स स्पीड को भी जब सेलेक्ट करता है, तो वहाँ पे उसको केयरफुल रहना पड़ता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब आपकी जो सेक्शुअल वार्पिंग मशीन है वो यदि वेरिएबल कोन हाइट की है, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि उसको कोन हाइट भी अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एडजस्ट करनी पड़ती है। तो और उसको जो ट्रेवर्स स्पीड होती है ड्रम की, उसको भी करेक्टली प्रिसाइजली सेलेक्ट करना पड़ता है। यदि आपकी दोनों चीज़ें अगर सही नहीं हैं, तो आपका जो बीम होगा, जो बीम का डाया होगा, एक साइड में तो ज़्यादा हो जाएगा, एक साइड में कम हो जाएगा। तो जिस साइड में दोस्तों डाया ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे एक साइड तो कपड़े की सही रहेगी और एक साइड क्या होगा कि बोइंग आ जाएगी दोस्तों। तो देखिए किस तरीके से होता है दोस्तों। यहाँ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये बोइंग आ रही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो ये धागे सीधे चल रहे हैं, ये सीधे चल रहे हैं, यहाँ पे जाके क्या होगा, ये धागे टेढ़े दिखाई पड़ने लग गए कपड़े में। तो वो क्या हो क्या रहा है कि आपकी जो कपड़े में क्या हुआ कि ये जो बार्प लेंथ है, यहाँ पे देखिए ये वाली तो यहाँ तक हुई है इतनी, और ये वाली देखिए, ये देखिए ये यहाँ से तो दोनों बराबर से यहाँ से शुरू हुई, और यहाँ पे जाके देखिए ये यहाँ पे इतनी रह गई और ये इतनी शॉर्ट पड़ गई है। तो यहाँ पे ये ऐसे तिरछा हो गया धागा, ये वेफ्ट का धागा, तो यहाँ पे बोइंग क्रिएट हो गई। तो अगर आप सेक्शनल वार्पिंग पर बीम बनाते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके एक साइड में ही बोइंग क्रिएट होगी। तो हमेशा ये सेक्शनल वार्पिंग पे जो बोइंग होती है एक साइड में ही आती है दोस्तों। तो यदि हमें पता लगाना हो कि ये जो बोइंग है हमारे कपड़े में किस लिए आ रही है, किस वजह से आ रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 मीटर कपड़े को हम मार्क करते हैं एक साइड से हम मार्क करते हैं, और जो वेफ्ट के धागे होते हैं और उनको हम अलाइन कर देते हैं। मतलब एक साइड का पूरा धागा वेफ्ट निकल गया, वहीं से हमने मार्क करी, नापने के बाद में फिर आगे मार्क करने के बाद में वहाँ पे कट लगाया और वहाँ पे भी वेफ्ट के धागे को अलाइन कर दिया। अब हम दोनों तरफ से नापते हैं, एक सेल्वेज पर नापेंगे और फिर दूसरे सेल्वेज पे नापेंगे। तो जब नापेंगे तो क्या होगा, आपको डिफरेंस दिखाई देगा दोस्तों। तो ये आपकी जो फॉल्टी वार्पिंग होती है उसकी वजह से ही होता है। और यदि आपकी जो वार्पिंग है वो क्या है कि उसके अंदर फिक्स्ड कोन हाइट है, तो फिक्स्ड कोन हाइट होने के बाद में क्या होता है दोस्तों कि आपके मशीन में सॉफ्टवेयर होता है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है दोस्तों
कि आप मशीन के अंदर डेटा डालते हो सारे बीम के, तो वो आपको बता देगा कि आपकी ट्रेवर्स स्पीड क्या होनी चाहिए, या उसमें जो गियर, जो ट्रेवर्स के लिए जो गियर है वो कितने का लगना चाहिए, तो वो बार बार उसको सिलेक्ट करेगा। अब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, सारे डेटा सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद में क्या होगा कि जो आपने काउंट भरी है दैट इज नॉमिनल काउंट, वो नॉमिनल काउंट है, दैट इज नॉट एक्चुअल काउंट, वो एक्चुअल काउंट नहीं है। तो हमेशा क्या होता है, जो आपकी एक्चुअल काउंट होती है जो नॉमिनल काउंट से डिफर करती है। तो जब आपकी एक्चुअल काउंट कुछ होगी और नॉमिनल काउंट कुछ होगी, यानी कि दोनों में फ़र्क होगा, तो वहाँ पे आपका गियर तो आ रहा है नॉमिनल काउंट के हिसाब से। सपोज करिए आपने 10 सिंगल के धागे से या 2 10 के धागे से बीम बनाना है, आपने 2 10 का रिजल्टेंट काउंट हुआ 5, आपने 5 भर दिया, और 5 भर के आपने फिर क्या किया, इसमें आपने डाल दिया, सारे डाटा डाल दिए, और सपोज करिए आपकी एक्चुअल काउंट है, आपकी जो 2 10 की जगह पे 2 11 है या 2 बाई 10.5 है, तो सॉफ्टवेयर में आपका जो गियर आएगा वो प्रॉपर निकल के नहीं आता है ट्रेवर्स के लिए। और दोस्तों एक और चीज़ होती है कि जो यदि आपके धागे में जो टीपीआई है, सपोज करिए आपके धागे में टीपीआई कम आ रहे हैं, तो उस यान का जो डायमीटर होगा स्लाइटली ज़्यादा होगा, तो वो भी आपके जो ट्रेवर्स स्पीड है ड्रम की उसको इफेक्ट करेगा दोस्तों। और एक चीज़ और होती है दोस्तों कि आपकी जो बार की जो क्रील होती है उसका टेंशन भी मैटर करता है दोस्तों। बार बार क्या करता है कि जब तक कि बार काउंट ज़्यादा ही कम या बहुत ज़्यादा ना हो जाए तब तक क्रील का टेंशन चेंज नहीं करता है दोस्तों। तो ऐसी पोजीशन में क्या होता है कि सपोज करिए आप 2 20 का धागा चला रहे थे और आपका 2 10 का धागा आ गया, तो उसने सोच लिया कि ये तो इतने टेंशन पर चल जाएगा, और क्योंकि सॉफ्टवेयर है जो आपका वो टेंशन को कंसीडर नहीं करता है, तो वहाँ पे आपके जो गियर निकल के आ रहा है ड्रम ट्रेवर्स स्पीड का, तो वो चेंज हो जाता है। वहाँ से जो आपका बीम है उसमें क्या होगा कि एक साइड में डाया ज़्यादा हो जाएगा और एक साइड में डाया कम हो जाएगा, तो वहाँ से एक साइड में कपड़े में बोइंग क्लियर दिखाई देने लगेगी दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ और होती है कि यदि आपकी जो कपड़े की बीम की वार्पिंग डायरेक्ट वार्पिंग मशीन पे करी जा रही है वार्पिंग, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो आपका फ्रंट एंड होते हैं क्रील के उनका टेंशन कुछ होता है, और जो मिडिल एंड होते हैं उनका टेंशन कुछ होता है, और जो रियर एंड होते हैं उनका टेंशन कुछ होता है दोस्तों। तो पॉसिबिलिटी डायरेक्ट वार्पिंग पे हमेशा ये होती है कि आपके जो रियर एंड होते हैं उन पर हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन देना पड़ता है। यदि रियर एंड के ऊपर, रियर एंड का मतलब जो पीछे वाले धागे होते हैं क्रील के उन पर ज़्यादा टेंशन दिया जाता है, तो अगर पीछे वाले धागों पर टेंशन ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा कि ये जो पीछे के धागे होते हैं वो ढीले चलेंगे, बकाया धागे रेगुलर टेंशन में चलेंगे। तो क्या होगा, जो धागा है इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी ये दोनों किनारों पे, तो ये क्या होगा, बोथ साइड बोइंग चालू हो जाएगी इसमें। ये देखिए दोस्तों आपके कपड़े में दोनों तरफ बोइंग आ रही है, वो आपके डायरेक्ट वार्पिंग में क्रील टेंशन की वजह से ही होती है। तो दोस्तों आपकी जो वार्पिंग क्रील है उस पर जो धागे की टेंशन की सेटिंग होती है उसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। जो मिडिल एंड और रियर एंड का जो टेंशन है वो आपका फ्रंट एंड के टेंशन के हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो फ्रंट एंड है उनका टेंशन जितना भी रखते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिडिल एंड का रखते हैं, फिर उस मिडिल एंड से थोड़ा सा ज़्यादा रियर एंड का रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके सारे धागे में इवन टेंशन आ जाता है और आपके कपड़े में बोइंग इफेक्ट नहीं आता है दोस्तों। अब एक प्रॉब्लम और होती है दोस्तों, वो होती है बोइंग ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो दोस्तों क्या होता है कि आपके कपड़े में, ग्रे कपड़े में बोइंग नहीं है बट आपके फिनिशिंग में बोइंग आ रही है या डाइंग के बाद में बोइंग आ रही है, तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, रीजन क्या हो सकता है कि आप जो लॉट प्रिपरेशन कर रहे हैं कपड़े की उसमें रॉन्ग प्रैक्टिस अपना रहे हैं दोस्तों। तो
मैं देखो दोस्तों बता रहा हूँ आपको क्या होता है दोस्तों, कि क्या होता है दोस्तों कि जो डाइंग के लिए हम कपड़े की लॉट बनाते हैं, तो एक पीस को दूसरे पीस से जोड़ा जाता है, तो ऐसे ही बहुत सारे पीस जोड़े जाते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे पीस हमने जोड़ तो दिए, लेकिन उसमें एक डायरेक्शन भी बहुत मैटर करती है। तो अगर आपने सारे पीसेस को राइट डायरेक्शन में नहीं जोड़ा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने नीचे पीसेस को जोड़ने का प्रोसीजर दिखाया हुआ है। यदि आप नीचे दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपके कपड़े में बोइंग होने के चांसेस घट जाएंगे ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये क्या है दोस्तों, ये इस तरीके से आपके कपड़े में बोइंग आ रही है, ये आ रही है इस तरीके से। ठीक है, तो ये पीस हो गया एक यहाँ तक। अब ये दूसरा पीस है, इसमें भी ऐसे ही है, ये है। तो ये क्या है कि हमने इसको इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया। अब दोस्तों यदि हम इसको पलट के लगा देते, ये वाला इधर आ जाता और ये वाला इधर आ जाता, तो ये रॉन्ग डायरेक्शन हो जाती है दोस्तों। तो इससे ड्यूरिंग प्रोसेसिंग स्टेंटर के ऊपर हमें इस बोइंग को हटाने में बहुत दिक्कत आती है दोस्तों। अगर हमने सारे कपड़े को एक ही डायरेक्शन में सिला, सारे पीसेस को जोड़ा है, तो अब ये जो कपड़ा है कहाँ जाएगा, आपका डाइंग में जाएगा, जिगर पे, और जिगर के बाद में फिर ये जाएगा आपका स्टेंटर मशीन पे। अब जब स्टेंटर मशीन पे जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा कि जब हम इसको फीडिंग करते हैं, तो फीडिंग के टाइम पर भी हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। देखिए दोस्तों, ये इस तरीके की बोइंग आ रही है, ये जा रही है दोस्तों, ये जा रही है यहाँ पे इस तरीके से। तो हम अपने स्टेंटर मशीन पे इसी डायरेक्शन में इसको फीड करेंगे, ऐसे जाएगा। जब जाएगा तो क्या करेंगे हम हमेशा, तो इसको यदि आपका स्टेंटर में वेब स्ट्रेटनिंग डिवाइस नहीं लगी है, तो हम इसको मैन्युअली कंट्रोल करते हैं। एक तो वहाँ पे बोइंग को हटाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए रोलर लगे होते हैं, बोइंग रोलर होते हैं, तो उनका एडजस्टमेंट करते हैं। और एक चीज़ और होती है दोस्तों कि यदि आपके बोइंग रोलर हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दो हेल्परों को पीछे बैठा देते हैं, और वो हेल्पर क्या करते हैं, ये दोनों साइड में, एक इधर से और एक इधर से स्लाइटली टेंशन दिए रहता है, हल्का हल्का उसको खींच के रखता है, इससे कि आपका पूरा कपड़ा स्ट्रेट हो जाता है और आपकी बोइंग पूरी खत्म हो जाती है दोस्तों। और यदि आपके मशीन पे ऑटोमेटिक वेब स्ट्रेटनिंग डिवाइस है, तो आपकी जो मॉनिटर है मशीन में, वो उसको ऑटोमेटिकली रीड करेगी। आपके जो स्टेंटर के ऊपर बोइंग के रोलर हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहेंगे और आपकी डायरेक्शन को चेंज करते रहेंगे। इस तरीके से आपकी बोइंग खत्म हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों एक डिफेक्ट और होता है, उसको बोलते हैं स्टार्टिंग मार्क। तो दोस्तों स्टार्टिंग मार्क क्या होता है दोस्तों, द स्टार्टिंग मार्क in the fabric can be defined as a defect appearing in the fabric either across the full width of the fabric or partial width of the fabric just after restarting the loom due to the variation of the peak density at the place where loom was stopped. This defect appear in the form of weft bar in the fabric. मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग मार्क होता है ये वेफ बार के रूप में एक तो दिखाई पड़ता है। और इस डिफेक्ट में क्या होता है कि अगर आप मशीन को किसी स्टॉप के बाद में रीस्टार्ट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, एक या तो पूरे विथ में एक लाइन आ जाती है वेफ वाइज, या पार्शियल विथ में लाइन आ जाती है। और वो क्यों आती है, वहाँ पे क्या होता है कि पिक का वेरिएशन आ जाता है, या तो वहाँ पे पिक घट जाता है या पिक बढ़ जाता है दोस्तों। नॉर्मली क्या होता है, हैवी फैब्रिक में ये नहीं दिखाई पड़ता है। ये क्या होता है कि जब आप कम पिक्स पर इंच और एंड्स पर इंच के साथ में कपड़ा बिन रहे होते हो या वीविंग कर रहे होते हो, तो इस तरीके के कपड़े में स्टार्टिंग मार्क होने की संभावना बहुत होती है दोस्तों। स्टार्टिंग मार्क दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है डेंस मार्क। तो डेंस मार्क का क्या मतलब होता है, बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि यदि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कपड़े में कहीं पे जो पीपीआई होता है या पिक्स पर इंच से वो बढ़ जाता है, तो वहाँ पे एक लाइन दिखाई पड़ने लगती है वेफ्ट वाइज, तो जो वेफ्ट बार बन जाती है उसको बोलते हैं हम डेंस मार्क। दोस्तों नीचे हमने ग्राफिक के माध्यम से दिखाया हुआ है कि डेंस मार्क कैसा होता है और किस तरीके का दिखाई पड़ता है और क्यों बनता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये तो हमने दिखाया हुआ है कपड़े का साइड व्यू, और ये दिखाया हुआ कपड़े का टॉप व्यू। तो
दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको ये चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ये एंड्स हैं, ये लाल वाले एंड्स हैं और ब्लैक वाले क्या हैं, ये पिक है ब्लैक वाले। यहाँ पे भी हमने दिखाया हुआ, रेड क्या है, एंड्स हैं और ब्लैक क्या है, पिक्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे ये जो साइड व्यू से अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये जो पिक टू पिक गैप है, यहाँ से यहाँ तक, 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 ये क्या है, रेगुलर स्पेस है। तो दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या है, रेगुलर स्पेस है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ कि किसी भी रीजन से ए पिक और ए पिक थोड़े से क्लोज आ गए। क्लोज आने का मतलब यहाँ पे पिक्स पर इंच बढ़ गए। अब पिक्स पर इंच बढ़ गए तो यहाँ पे एक वेफ्ट वाइज लाइन आ जाएगी, वेफ्ट बार आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे। तो इस तरीके के वेफ्ट बार को या वेफ्ट वाइज मार्क को क्या कहते हैं, हम डेंस मार्क कहते हैं दोस्तों। अब दूसरा आता है क्रैक्स और ओपन मार्क इन द फैब्रिक। तो दोस्तों क्या होता है, क्रैक्स क्या होता है या ओपन मार्क क्या होता है? तो सिंपल सा मतलब है, आपके कपड़े में किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर कहीं पे भी जो पीपीआई होते हैं वो घट जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक वेफ्ट बार बन जाती है दोस्तों। तो उस वेफ्ट बार को हम कहते हैं ओपन मार्क इन द फैब्रिक और क्रैक्स। दोस्तों इस ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से बनता है आपका स्टार्टिंग मार्क, ओपन मार्क कैसे बनता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये रेगुलर डिस्टेंस है, ये रेगुलर डिस्टेंस है, ये रेगुलर डिस्टेंस है, ये रेगुलर डिस्टेंस है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ, ये रेगुलर डिस्टेंस से पिक टू पिक डिस्टेंस हो गई, ये बढ़ गई। इसका मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि पिक टू पिक डिस्टेंस बढ़ गई है, यहाँ पे पीपीआई घट गए हैं। और पीपीआई घटने से क्या हुआ, एक यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, ये टॉप व्यू में भी देखिए, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए रेगुलर डिस्टेंस, रेगुलर डिस्टेंस, रेगुलर डिस्टेंस, रेगुलर डिस्टेंस। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पिक टू पिक डिस्टेंस हुई वो बढ़ गई है, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका ओपन मार्क आ जाएगा या क्रैक्स आ जाएगा दोस्तों। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि ये डिफेक्ट क्यों अपीयर होता है कपड़े में। क्या होता है दोस्तों कि जब आपकी मशीन बंद होती है तो उसकी ऑटोमेटिक पिक फाइंडिंग होती है। पिक फाइंडिंग के बाद में फेल ऑफ द क्लॉथ रिकवर होता है, रिकवर होने के बाद में दोबारा रिस्टार्ट होती है। बट किसी भी कारण से आपका जो फेल ऑफ द क्लॉथ होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या तो वो रीड की तरफ चला जाता है, मतलब टुवर्ड दी रीड शिफ्ट हो जाता है, या रीड से दूर हो जाता है, मतलब अवे फ्रॉम द रीड हो जाता है। तो दोनों ही पोजीशन में क्या होता है, आपका जो फेल ऑफ द क्लॉथ होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपकी जो पिक डेंसिटी होती है वहाँ पे घट जाती है, बढ़ जाती है। यदि आपका फेल ऑफ द क्लॉथ है जो वो रीड की तरफ शिफ्ट कर गया, यानी टुवर्ड द रीड शिफ्ट कर गया, तो वहाँ पे क्या होगा, डेंस मार्क आ जाएगा। यदि आपका जो फेल ऑफ द क्लॉथ है अवे फ्रॉम द रीड शिफ्ट कर गया, तो वहाँ पे ओपन मार्क आ जाएगा या क्रैक आ जाएगा दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देने की होती है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आप जब कपड़े को वीव कर रहे होते हैं और लूम रन कर रही होती है, तो ड्यूरिंग रनिंग भी आपके कपड़े में स्टार्टिंग मार्क आने की संभावना रहती है या आ भी जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो वो नॉर्मली आपके अगर लूम नए हैं तो उनमें नहीं आती है, और आपके अगर लूम ओल्ड है तो उसमें आने की संभावना ज़्यादा रहती है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है दोस्तों कि आपके लूम में जो बियरिंग होते हैं, गियर्स होते हैं और जो अदर्स लूम्स पार्ट होते हैं, वो क्या होता है, वो पुराने पड़ जाते हैं, यानी कि एजिंग हो जाती है उनमें, या वो कट जाते हैं। तो उससे आपके कपड़े में इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि ये जो स्टार्टिंग मार्क होते हैं इनके आने के रीजन क्या होते हैं दोस्तों एक रीजन होता है लूम ब्रेक एफिशिएंसी। दोस्तों क्या होता है कि जब भी आपकी मशीन रन करती है और रन करने के बाद में कभी भी बार स्टॉप होता है या वेफ्ट स्टॉप होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी मशीन बंद होती है, तो इमीडिएटली आपका जो लूम ब्रेक होता है वो ऑपरेशन में आ जाता है और आपकी मशीन को बंद कर देता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका लूम ब्रेक होता है आफ्टर
टू रेवोल्यूशन या आपकी जो लूम में जो भी कॉन्फ़िगरेशन भरा होता है उसके हिसाब से वो बंद कर देता है आपकी लूम को। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है दोस्तों कि यदि आपकी जो लूम है वो हमेशा अलग-अलग एंगल पर बंद हो रही है हर स्टॉप पे, और क्या हो रहा है, और ये भी हो रहा है कि आपकी जो लूम है जितने भी हमने रेवोल्यूशन एंटी रेवोल्यूशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर में फीड किए हुए हैं उससे कम ज़्यादा रेवोल्यूशन ले रही है। तो अब क्या होता है यहाँ पे जो आपका वीवर होता है वो पिक फाइंडिंग करता है। वो क्यों करता है कि उसको जो फेल ऑफ द क्लॉथ है उसको रिकवर करना होता है। अब उसने जब रिकवर किया दोस्तों तो क्या हुआ, उसको एक्स्ट्रा पिक फाइंडिंग करनी पड़ती है। तो जब वो बार बार पिक फाइंडिंग करता है तो उससे क्या होता है कपड़े की जो फेल ऑफ द क्लॉथ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपके कपड़े में ओपन मार्क आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों, और ये ओपन मार्क आपके कपड़े पे परमानेंटली अपीयर होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है कि यदि आपकी जो लूम है एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन नहीं भी ले रही है बट आपकी लूम है जो डिफरेंट एंगल पे बंद होती है आफ्टर ईच स्ट्रोक, तो उसमें क्या होता है कि कुछ हद तक आपका जो बार टेंशन होता है बीम का वो इन्फ्लुएंस होता है। तो उसकी वजह से भी आपके कपड़े में बार टेंशन का वेरिएशन होता है और आपका स्टार्टिंग मार्क आ जाता है दोस्तों। तो हमेशा वीवर को इस तरीके की सिचुएशन के बारे में हमेशा अवेयर रहना चाहिए। उसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि आपका ब्रेक है जो लूम का वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपकी लूम है जो प्रॉपर एंगल पे और हमेशा एक ही एंगल पे स्टॉप हो रही है कि नहीं हो रही है दोस्तों। और उसको हमेशा पिक फाइंडिंग करके जो फेल ऑफ द क्लॉथ है उसको सही से रिकवर करना चाहिए। यदि आपकी लूम एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन ले रही होती है, एम्प्टी रेवोल्यूशन ले रही होती है, तो आपको जो ब्रेक है उसकी सेटिंग चेक करनी चाहिए। उसमें जो ब्रेक लाइनर होता है वो कभी-कभी घिस जाता है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, और उसमें ज़्यादा गैप है तो उसको आप स्टैंडर्ड सेटिंग के द्वारा उसको भी सही कर सकते हैं दोस्तों। आपको ये भी देखना है दोस्तों कि आपकी जो मशीन है उसमें बार या वेफ्ट को कटने के बाद में या टूटने के बाद में आपकी जो स्लो मोशन का जो फंक्शन है वो आपकी मशीन को हमेशा प्रॉपर पोजीशन पे ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, सेम डिग्री पे बार बार ले जाना चाहिए उसको। यदि वो हर बार सही डिग्री पे नहीं ले जा रहा है या वो आपका फंक्शन स्लो मोशन का होता है तो आफ्टर वार्प स्टॉप या वेफ्ट स्टॉप मशीन को सही डिग्री पे ले जाता है, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी दोस्तों चेक करना चाहिए और उसको सही करना चाहिए। तो इस तरीके से आप सावधानी बरतेंगे तो दोस्तों आपके कपड़े में स्टार्टिंग मार्क नहीं आएंगे दोस्तों। दोस्तों एक और रीजन होता है एफिशिएंसी ऑफ द बार प्लेट ऑफ मोशन। दोस्तों क्या होता है आज की जो मशीनें होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होती हैं। उनमें जो प्लेट ऑफ मोशन होता है वो एक मोटर के थ्रू ड्रिवन होता है। तो उसमें क्या होता है प्रॉपर कंट्रोल होता है और उसमें टेंशन वेरिएशन होने के चांसेस बिल्कुल नील होते हैं दोस्तों। तो अब उसमें क्या होता है दोस्तों कि यदि आपकी नई लूम होती है तो उसमें गियर्स भी नए होते हैं और भी पार्ट नए होते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो लूम होती है तो उसमें ड्यूरिंग पिक फाइंडिंग क्या होता है कि हमेशा वो बीम की टेंशन को बराबर मेंटेन करे रहती है दोस्तों। और अगर थोड़ा बहुत टेंशन वेरिएशन आता भी है तो उससे आपके कपड़े में स्टार्टिंग मार्क नहीं आता है। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपके मशीन पे कपड़े में स्टार्टिंग मार्क आ रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको सॉफ्टवेयर में जाके बीम की जीरो सेटिंग करनी पड़ती है जो टेंशन की। तो उसमें अलग अलग मशीन पे अलग अलग तरीके होते हैं। किसी किसी मशीन में बीम का जो डाया होता है वो डाला जाता है, किसी किसी मशीन में आपका एम्प्टी जो प्लेस बच जाता है फ्लैंज में वो डाला जाता है। तो और एक चीज़ और होती है दोस्तों कि हमें हमेशा चेक करना है कि यदि हमने अपने बार टेंशन को पूरा एकदम से ढीला कर दिया और उसके बावजूद में भी आपकी मशीन में जो कंट्रोल पैनल है या जो सॉफ्टवेयर है वो बता रहा है कि बार के ऊपर कुछ टेंशन है,
तो उस केस में सॉफ्टवेयर में जाके आपको 0 सेटिंग करनी होती है और जो बीम रिलीज पोजीशन में, मतलब बीम सिलेक्शन पोजीशन में आपके जो सेंसर है उसमें टेंशन की वैल्यू 0 बतानी चाहिए दोस्तों। तो इसके बाद में ही आप लूप चालू करनी चाहिए दोस्तों। अब क्या होता है कि हमेशा जो आपकी लूम है बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बेयरिंग भी घिस जाते हैं, गियर भी घिस जाते हैं और भी चीज़ें घिस जाती हैं। तो जो जो गियर्स के बीच में जो क्लियरेंस होता है वो बढ़ जाता है और बेयरिंग खराब होने की वजह से क्या होता है, आपका जो लेट ऑफ मोशन होता है वो भी इंटरप्टेड होता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि आपके मशीन में कपड़े में स्टार्टिंग मार्क आने लगते हैं दोस्तों। क्या होता है कि जब मशीन चल रही होती है, रनिंग में चल रही होती है, तो जो जो प्ले होती है, गियर टू गियर प्ले होती है, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो अब आपकी मशीन क्या होता है, बार ब्रेकेज या ब्रेकेज की वजह से बंद हो गई और पिक फाइंडिंग के दौरान क्या हुआ कि उसने मशीन को रिवर्स घूमना था आपके लेट ऑफ मोशन को, तो वो रिवर्स घूमा तो, बट ड्यू टू एक्स्ट्रा क्लियरेंस बिटवीन गियर्स वो क्या हुआ, जितना उसको बैकवर्ड जाना चाहिए था वो पूरा नहीं गया। तो जब आपका लेट ऑफ पूरा नहीं जाएगा बैकवर्ड, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका कपड़ा भी जितना बैकवर्ड जाना चाहिए था, रिवर्स जाना चाहिए था, वो उतना नहीं गया, तो वहाँ पे क्रैक आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ओल्ड मशीन में स्टार्टिंग मार्क आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपने जो पिक फाइंडिंग करी और पिक फाइंडिंग करने पे आपका झटके में वो क्लियरेंस था वो बहुत ज़्यादा रिवर्स चला गया, और रिवर्स चला जाएगा तो जितना जाना चाहिए था उससे ज़्यादा चला गया, तो वहाँ पे क्या होगा, डेंस मार्क आ जाएगा दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है कि जो बीम के ऊपर गियर लगा होता है, तो जो शाफ्ट एडोप्टर शाफ्ट होती है उसके ऊपर एक गियर लगा होता है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि वो इतना नज़दीक आ जाता है जो ड्राइव गियर होता है बीम का, कि वो उसकी जो मोशन होती है उसको ही इंटरप्ट करने लगता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से गियर को फिट करना होता है दोस्तों। अब एक चीज़ होती है दोस्तों, यदि आपका जो टेक अप मोशन होता है और उसके अंदर यदि कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट है या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, मैकेनिकल फॉल्ट से मतलब है उसके बियरिंग घिस गए हैं या गियर वर्न आउट हो गए या एमरी ख़राब हो गई है उसकी, तो आपकी रबर एमरी भी ख़राब हो गई है तो प्रेशर रोल की, तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो टेकअप मोशन है वो अफेक्टेड होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कपड़ा या तो ज़्यादा स्लिप करके फॉरवर्ड ज़्यादा चला जाएगा ड्यूरिंग पिक फाइंडिंग, या ज़्यादा खींच लेगा आगे को, तो उससे डेंस मार्क आने के और ओपन मार्क आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। दोस्तों कपड़े में स्टार्टिंग मार्क आने का एक और रीज़न होता है, वो होता है द सेटिंग ऑफ द टेम्पल। दोस्तों यदि आपके जो टेम्पल हैं उनकी सेटिंग अगर सही नहीं है तो क्या होगा कि आपके कपड़े में नियर दी सेल्वेज, मतलब सेल्वेज साइड पे दोनों तरफ स्टार्टिंग मार्क आ सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, ओपन मार्क आने की संभावना दोस्तों ज़्यादा हो जाती है। क्या होता है दोस्तों कि जो टेम्पल होते हैं इनमें रिंग्स होते हैं, तो वो कपड़े को बाहर की तरफ खींचते हैं। अगर नीचे की तरफ आपने टेम्पल को ज़्यादा दबा दिया तो और जो आपका कपड़ा है उसका मूवमेंट है वो फ्री नहीं रहा, तो क्या होगा ड्यूरिंग पिक फाइंडिंग, क्या होगा आपको सपोज करिए आपका बेफ्ट ब्रेकेज हो गया, बेफ्ट ब्रेकेज होने के बाद में पिक फाइंडिंग होगी और पिक फाइंडिंग होने के बाद में कपड़ा क्या होगा, रिवर्स जाएगा। तो चूंकि ये जो आपका टेम्पल है वो कपड़े को पकड़ रहा है, कपड़े के जो मूवमेंट को इंटरप्ट कर रहा है, तो वो बैकवर्ड नहीं जाएगा, रिवर्स नहीं जाएगा, तो वहाँ पे दोनों साइड में ओपन मार्क आ जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और होती है एफिशिएंसी एंड सेटिंग ऑफ ईजिंग मोशन। दोस्तों हमने बहुत सारे ऊपर जो रीजन डिस्कस करे हैं, अगर उनमें से आपके मशीन में कोई भी कमी नहीं है और उसके बावजूद भी आपके कपड़े में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग मार्क अपीयर हो रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ईजिंग मोशन का जो रोल होता है बहुत बढ़ जाता है दोस्तों। क्या होता है कि जब आपकी वीविंग हो रही होती है तो जब आपका शेड लेवल होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मिनिमम टेंशन हो जाता है, और जब आपकी फुल्ली ओपन शेड होता है तो वहाँ पे आपका हाई टेंशन हो जाता है। तो और एक चीज़ और होती है, जब आपकी बीटिंग मोशन होती है तो वहाँ पे भी आपके कपड़े पे टेंशन हाई हो जाता है, बार पर टेंशन हाई हो जाता है दोस्तों।
तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब आपकी जो ईजिंग मोशन होती है, जैसे ही आपका क्रॉसिंग टाइमिंग के ऊपर आपके जो बार्ब सीट का टेंशन घटता है, तो ईजिंग मोशन की जो स्प्रिंग वगैरह होती है, ईजिंग मोशन होती है, बार्ब को पीछे की तरफ खींच लेती है। और जब आपके बार्ब सीट के ऊपर ओपन सेट पोजीशन में टेंशन जब हाई होता है, तो उसके स्प्रिंग फॉरवर्ड आ जाते हैं, तो उससे आपका जो बार्ब होता है उसको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों कि कभी-कभी जब आपका स्टॉप होता है मशीन, तो उसमें क्या होता है कि पिक फाइंडिंग होती है, और पिक फाइंडिंग होने के बाद में जो फेल ऑफ द क्लॉथ होता है वो रिकवर होता है। तो रिवर्स पिक फाइंडिंग में क्या होता है कि आपका जो टेकअप होता है और लेट ऑफ होता है, जो वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। तो यदि आपके लूम में जो रिक्वायर्ड क्लियरेंस बिटवीन गियर्स है, यानी कि गियर्स के बीच में जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्लियरेंस है, तो उसके वजह से आपका जो लेट ऑफ होता है और जो टेकअप होता है वो अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन में नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ईजिंग मोशन होती है, तो वो आपके बार्ब के टेंशन को रिकवर करने की कोशिश करती है दोस्तों, और इसको ऑप्टिमम लेवल तक रिकवर कर देती है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपका बार्ब टेंशन मेंटेन रहता है लगभग, तो वहाँ पे आपके कपड़े में स्टार्टिंग मार्क आने के चांसेस घट जाते हैं। और दोस्तों क्या होता है, ये जो ईजिंग मोशन होती है इसकी कोई फिक्स सेटिंग नहीं होती है, तो ये तो हमें देखना पड़ता है दोस्तों कि किस तरीके के मार्क आ रहे हैं, कि किस तरीके के स्टार्टिंग मार्क आ रहे हैं दोस्तों, कि ओपन मार्क आ रहे हैं या आपके डेंस मार्क आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम जो हमारी स्प्रिंग होती है उसका टेंशन हम घटाते बढ़ाते हैं। और यदि आपकी हॉर्स फाइन क्वालिटी चल रही होती है तो हम वहाँ पे स्प्रिंग को भी बदल देते हैं, वहाँ पे लाइट वेट की स्प्रिंग लगा देते हैं। तो उससे हमें बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे हमें कपड़े पे ज़्यादा टेंशन नहीं पड़ता है, बार पे ज़्यादा टेंशन नहीं पड़ता है। और एक सेटिंग और होती है दोस्तों कि जो आपकी बैक रेस्ट रोलर होते हैं उनकी हाइट और डेप्थ होती है, उसको भी हम सेट सेट करते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों कि हम उसकी प्रैक्टिकली करेक्ट पोजीशन फाइंड करते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट हम करते हैं इससे भी आपके कपड़े में स्टार्टिंग मार्क नहीं आते हैं दोस्तों। एक चीज़ होती है दोस्तों शेड ओपनिंग एंड क्रॉस टाइमिंग। दोस्तों यदि आप मिनिमम पॉसिबल शेड ओपनिंग रखेंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि आपके कपड़े में स्टार्टिंग मार्क आने के चांसेस कम होंगे दोस्तों। और जो आपकी शेड क्रॉसिंग टाइमिंग है तो उसको भी हम जितना अर्ली रखेंगे उससे भी आपके कपड़े में स्टार्टिंग मार्क आने के चांसेस घट जाएंगे दोस्तों। एक चीज़ और होती है दोस्तों इर्रेगुलर वीटिंग मोशन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि यदि आपकी मशीन पुरानी है तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि जो आपकी कैम होती है और कैम फॉलोवर होता है जो आपकी रीड शाफ्ट को रॉकिंग मोशन देता है उसमें प्ले हो जाती है। तो प्ले होने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी तो आपका जो स्ले है मैक्सिमम फॉरवर्ड आएगा, कभी कभी मैक्सिमम पोजीशन से या फ्रंट डेड सेंटर से थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो जब वो पीछे रह जाएगा तो वहाँ पे क्रैक आने की पूरी पूरी संभावना होती है दोस्तों। तो आपको दोस्तों देखना है कि आपकी जो रीड है उसमें जो कैम होते हैं उसमें कहीं प्ले तो नहीं आ गई दोस्तों। ये जो इरेगुलर बीटिंग मोशन की प्रॉब्लम होती है दोस्तों ये आपके नई मशीन में नहीं होती, ये हमेशा एज्ड मशीन में होती है, एजेड मशीन में होती है। तो दोस्तों आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों। अब एक चीज़ और होती है दोस्तों, लास्ट चीज़ क्या होता है कि जो हमारे आज के जो मशीन आ रहे हैं बहुत एडवांस मशीन आ रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम होता है, इसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि इस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि अगर आपका स्टार्टिंग मार्क है जो ओपन मार्क आ रहा है तो आप रीस्टार्टिंग के टाइम पे आप बार बीम का टेंशन स्लाइटली बढ़ा सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर आप प्रोग्राम कर देंगे। और यदि आपका ओपन मार्क आ रहा है आप कपड़े को रीस्टार्टिंग के पहले स्लाइटली फॉरवर्ड करना चाहते हैं 1 पिक के लिए 2 पिक के लिए तो वो भी हो जाएगा दोस्तों। यदि आपके कपड़े में डेंस मार्क आ रहे हैं और तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं
प्रोग्राम की सहायता से बार टेंशन को कम कर सकते हैं स्टार्टिंग के टाइम पे। और आप जो टेकअप मोशन है उसमें भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं कि 1-2 पिक के लिए आपका कपड़ा जो फेल ऑफ द क्लॉथ है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा दोस्तों। तो मैं समझता हूँ जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है फैब्रिक फॉल्ट्स ड्यू टू अदर रीजन, दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। दोस्तों यदि आपको कहीं पे डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।